नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हर सुबह की तरह इस सुबह में। कल अपन ने स्टैटिक की एक क्लास ली थी और लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उस पर बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें रिस्पॉन्स भी किया और सारी चीज़ें अच्छी रही। तो आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलेगी और इस सीरीज़ के हम प्रारंभ करते हैं और इस सुबह की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आइए, हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अनंत अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की वनतारा पहल के तहत गुजरात के जामनगर में वन्य जीव विज्ञान और पशु चिकित्सा के लिए एक वैश्विक विश्वविद्यालय की नींव रखी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्होंने यह जो कार्यक्रम किया था अपने जन्म दिवस पर किया था। इसरो ने 10 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रोसिटी डी फ्रांस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फ्रांस के साथ भारत की कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं। महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। अप्रैल 2026 में वर्ल्ड इनइक्वालिटीज लैब द्वारा जारी भारत भूमि असमानता प्रकृति इतिहास और बाजार शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार केरल में सबसे अधिक भूमि असमानता पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी? तो सबसे ज़्यादा पाई गई है केरल के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 97 वर्ष की आयु में निधन हुए जिम विक्टेकर का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को यहाँ से। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस की मेजबानी में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के मध्य पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार भारत का संविधान सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है ना, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान जो बनकर रेडी होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया जाता है। लगभग इसमें समय जो लगता है वो समय लगता है, ठीक है, आप याद रखने समय कितना लगा था? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब किस अनुसूची मतलब सिंधी भाषा में विमोचन किया गया? क्या किया गया है? सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। अपने को यहाँ से याद क्या रखना है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है। ठीक है, अब किस संविधान के तहत किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किया गया है। 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। तो ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने द्वारा सिंधी भाषा में संविधान का विमोचन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये CP राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़। संथाली भाषा में विमोचन झारखंड में किया गया था। ठीक है, संथाली भाषा में भी संविधान का विमोचन किया जा चुका है। तो कहाँ पे किया गया था? ये झारखंड में किया गया था। और सिंधी भाषा का कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषा दर्ज हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1950 में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 थी, और अभी कितनी हो गई हैं? 22 लैंग्वेज है वर्तमान में।
प्रेजेंट में लैंग्वेज कितनी है टोटल, 22 भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सिंधी जोड़ी गई, ये 15वीं भाषा बनी थी। सिंधी को संविधान में जब जोड़ा गया या अनुसूची में जब जोड़ा गया था तो कब जोड़ा गया था 1967 में, और कौन से नंबर की भाषा बनी थी, तो ये 15वें नंबर की भाषा बनी थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 71 में जो अमेंडमेंट होता है 1992 में, उसमें नेपाली जोड़ी जाती है, मणिपुरी जोड़ी जाती है, कोंकणी जोड़ी जाती है, और कुल कितनी भाषाएं हो गई थी, 18 भाषाएं हो गई थी, ठीक है। और 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई, जो अभी कितनी भाषा हो गई हैं, 22 भाषा हो गई हैं। और लास्ट जो भाषाएं 92 अमेंडमेंट्स में जोड़ी गई थी और 2003 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। संविधान संशोधन 8वें शेड्यूल में भाग 17 है, शास्त्रीय भाषाएं हैं इसमें, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हुए, ठीक है। राज्य भाषा बीजी खरे आयोग के द्वारा ये किया गया था। शास्त्रीय भाषा पहले 6 थी, अभी जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं वो 11 हो चुकी हैं, ये बहुत ध्यान रखना। टोटल राज्य भाषाओं की बात करें 22 हैं, और क्लासिकल लैंग्वेज की बात की जाए तो कितनी होंगी, 11, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तमिल पहली कौन सी थी, तमिल थी, फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। नई भाषाएं कौन सी ऐड की गई हैं, असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। ये आपसे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, ये स्टेट जो अभी ट्रेंड चला हुआ है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो स्टार बना लो आप सारे बच्चे यहाँ से। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिछले एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। आप राजस्थान लेवल की या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो जीके में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले एग्जाम किसी भी आप एग्जाम को ले लीजिए, स्टेट लेवल का ले लीजिए या सेंट्रल लेवल का, दोनों ही एग्जामों में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनंत अंबानी जी ने कहाँ वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। वनतारा यूनिवर्सिटी पे एक जानवरों की यूनिवर्सिटी है, इस पर बहुत बड़ा जानवर इसमें रहते हैं, ठीक है। ये अभी नहीं, काफ़ी पहले इससे चल रही है, इस पर कार्य भी चल रहा है, वाइल्ड लाइफ कार्य चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी इसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। ये अनंत अंबानी जी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया गया था, ठीक है। इस पर बहुत बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की थी, और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है अनंत अंबानी जी के बर्थडे पर किया गया था। कब किया गया था, अनंत अंबानी जी के बर्थडे पर। अनंत अंबानी है कौन, ये रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है। रिलायंस ग्रुप के क्या हैं, चेयरमैन है, यानी कि मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। किसके बेटे हैं, तो ये मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, जो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी देश के ही नहीं, पूरे एशिया के भी सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है ना। एशिया और भारत के सबसे अमीर आदमी हैं ये, एशिया और भारत के सबसे अमीर आदमी, भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। और विश्व की बात की जाए, विश्व में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो विश्व में सबसे अमीर आदमी है, विश्व में सबसे अमीर इलॉन मस्क। विश्व में सबसे कौन है, विश्व में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो विश्व में सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं यूएसए के। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो कार्यक्रम किया गया था वनतारा, ये किया गया था जामनगर। जामनगर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। जामनगर कहाँ पे, गुजरात के अंदर ये कार्यक्रम किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2026 को अनंत अंबानी जी ने वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय में जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है, ठीक है। दूसरा ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है इसरो के द्वारा, ठीक है जी। इसरो की जो स्थापना होती है विक्रम साराभाई की सहायता से होती है। विक्रम साराभाई, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। विक्रम साराभाई की वाइफ का नाम है मृणालिनी साराभाई। ये क्लासिकल डांसर है, मृणालिनी साराभाई। ये बात भी इनके बारे में हमें याद रखनी है, ठीक है ना। इसरो, ठीक है ना। इसरो ने दूसरा गगनयान का ड्रॉप टेस्ट किया है। क्या किया है, ड्रॉप टेस्ट किया है।
ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, गगनयान ने किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? तो ये किया है श्री हरिकोटा में। कहाँ पे किया है? श्री हरिकोटा सतीश धवन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका अभी अभी हाल ही में प्रयोग मतलब कि चेक किया गया है इस चीज़ को, और कहाँ पे किया गया है? श्री हरिकोटा में किया गया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर श्री हरिकोटा में गगनयान मिशन दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि हाईकोर्ट जो होता है, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, अपना इस्तीफा किसको देते हैं? ये बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। महाभियोग की कार्रवाई के बाद यशवंत वर्मा ने, महाभियोग की कार्रवाई के बाद, ठीक है ना, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय कहाँ का? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ का है? इलाहाबाद का है। वहाँ के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा किसको दिया है? तो आप एक आसान भाषा में समझिए, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वो किसको इस्तीफा देते हैं? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। किसको इस्तीफा देते हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने क्या दिया होगा? इस्तीफा दिया होगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो इस्तीफा हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपना इस्तीफा देते हैं वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? किसने इस्तीफा दिया है? तो उच्च न्यायालय के जज का क्या नाम है? जज का नाम है यशवंत वर्मा जी। यशवंत वर्मा जी ने ये दिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति या पहला हाईकोर्ट कहाँ प्रारंभ होता है? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे हुआ था ओपन? तो कोलकाता में भारत का पहला उच्च न्यायालय खोला गया था। और कब खोला गया था? कोलकाता में तो 1862 में खोला गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का पहला हाईकोर्ट कोलकाता में ओपन किया जाता है, ठीक है ना। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है बच्चों? नई दिल्ली में। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर में आग लगने की घटना जहां जले हुए नोटों के ढेर मिले, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्तावना स्पीकर को किया, और प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता लोकसभा में 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद होने चाहिए, ठीक है ना। अभी 3 सदस्यीय जांच समिति बैठी हुई है। 3 सदस्यीय जो जांच समिति है उसमें कौन कौन शामिल है? जस्टिस अमित कुमार जी शामिल हैं, जस्टिस माननीय श्रीवास्तव शामिल हैं, और वीवी आचार्य। 3 लोगों के द्वारा इन जस्टिस यशवंत जी वर्मा के जांच करने के लिए 3 जजों को बिठाया गया है, ठीक है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। किसको सौंपा है? राष्ट्रपति को सौंपा है। ये अपन डिस्कस अभी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो समान ही होती है, अलग नहीं होती है। कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, दोनों के दोनों जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। हटाने का प्रावधान कहाँ पे है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 127 में है, कुछ 124 में है, ठीक है। न्यायाधीश जांच के अधिनियम 1968 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। उपस्थिति मतदान करने वालों का 2/3 और या कुल सदस्य जितने भी हैं 50% से अधिक उनका मत होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए, हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए किस देश की ईडीपीएफ के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा के साथ के लिए किस देश की ईडीएफ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। किए हैं, वो किसने किए हैं? फ्रांस ने किए हैं। एनटीपीसी, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये, परमाणु परियोजना के लिए ईडीएफ के साथ एमओयू साइन हुआ है। किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? ईडीएफ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ईडीएफ के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर,
ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। फ्रांस, किसने किए हैं? ये फ्रांस ने किए हैं। आओ जानते हैं थोड़ा सा। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी जो है भारत की सर्वाधिक बिजली उत्पादन कंपनी है, भारत की सर्वाधिक बिजली उत्पादन कंपनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता इन्होंने किया है फ्रांस के साथ। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के साथ विकास में सहयोग करना है और स्वच्छ एवं भरोसेमंद ऊर्जा सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन शिलान्यास किया गया था और अश्विनी अणुशक्ति विद्युत निगम द्वारा यह संचालित है। इस योजना का नाम क्या है? अश्विनी करके है। लागत इसमें 52 करोड़ रुपए की लगी थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार और डिकिन यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता हुआ है। तेलंगाना सरकार ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तेलंगाना सरकार, ये बात ध्यान रखना, तेलंगाना में एकम नामक एआई इनोवेशन हब की स्थापना की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार डिकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? ठीक है ना, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है, भारत की भूमि असमानता, ठीक है, भारत की भूमि असमानता, ठीक है, सर्वाधिक किस राज्य में मिलती है? सर्वाधिक केरलम राज्य में मिलती है। कहां पे मिलती है? सर्वाधिक केरलम राज्य में हमें देखने को मिलती है। भूमि असमानता से मतलब है अलग अलग जगह पे भूमि की अलग अलग इंपोर्टेंस और उपजाऊपन हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। सॉरी, केरलम नहीं लिखेंगे, इसमें माइंड में रह गया मेरे, बिहार। आइए नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन? इसको बिहार लिख देंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इक्वालिटी असमानता आधारित है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। पेरिस में रिपोर्ट भूमि वितरण की असमानता की दी गई थी, ये हमने को यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है जी। आओ, तो शीर्ष टॉप 10 परिवारों के पास 44% भूमि है। 10 परिवारों के पास देखना, और अलग अलग भूमि असमानता, किसी के पास बहुत कम जमीन है और किसी पे क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक जमीन है। तो ये क्या करती है? असमानता पैदा कर देती है। ऐसी है बिहार के अंदर, ये जमीन क्या है? बिहार के अंदर। बिहार में नए सीएम का गठन भी हो चुका है। ठीक है, ये बात भी यहाँ से ध्यान रखना। 10 परिवारों के पास 44% भूमि है पूरे बिहार की, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी लोगों के पास मात्र 48% जनता के पास भूमि नहीं है। बिहार के अंदर 48% जनसंख्या ऐसी निवास करती है जिसके पास क्या है? भूमि ही नहीं है, भूमिहीन किसान है, भूमिहीन लोग हैं। आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के जो मुद्दे मेन जो रहने वाले लोग हैं, मेन जो वासिंदे हैं, उनके पास पर्टिकुलर ज़मीन ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अमाउंट नंबर्स में चेंज करें तो 48% ऐसी जनसंख्या जो बिहार में जिस जनसंख्या के पास ज़मीन ही नहीं है। और 10 परिवार ऐसे हैं जो बिहार की 44% जनसंख्या वो भूमि पर कब्जा कर रखे। और सर्वाधिक असमानता किस राज्य में है? बिहार में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सबसे भूमि बड़े मालिकों के परिवार 20% है। द लार्जेस्ट लैंड ओइंग फैमिलीज होल्ड 20% ऑफ टोटल लैंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद बिहार में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर कहाँ पे है? राजस्थान में। अगर असमानता के तौर पर देखी जाए तो भूमि का सामूहिक तौर पर बंटवारा, भूमि का सामूहिक बंटवारा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। गिनी गुणांक असमानता के समानुपाती होता है। न्यूनतम गिनी गुणांक केरल में है, अधिकतम कर्नाटक और राजस्थान में है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको यहां से याद रखनी है। आइए, हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतेह करने वाले जिम विटकर का निधन हुआ है। वो किस देश से संबंध रखते हैं? ठीक है ना, एवरेस्ट फतेह करने वाले, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी।
सबसे ऊंची चोटी, तो जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है। तो इसको फतेह करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम है विटकर, जिम विटकर। उन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है, उन्हीं का क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे यूएसए के। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यूएसए की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन से ही आपको याद रखना है, वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। पहले प्रेसिडेंट कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ से क्या याद रखनी है कि यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। दूसरा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट क्या रहेगा, अभी वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए जानते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नार्गे थे। ठीक है, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। सबसे पहले 1953 में एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग क्या नाम थे, एडमंड हिलेरी थे और कहाँ के रहने वाले थे, न्यूजीलैंड के। और तेंजिंग नार्गे यूएसए के पहले व्यक्ति थे जिम विटकर। ठीक है, दुनिया के 10वें व्यक्ति थे। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, जिम विटकर की आत्मकथा का नाम क्या है, ए लाइफ ऑन द एज, इनकी आत्मकथा का नाम है। माउंट एवरेस्ट से जुड़ी प्रमुख महिलाओं के बारे में जानते हैं। पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है ना। पहली दिव्यांग महिला कौन थी, अरुणिमा सिन्हा। ये आप स्टार बना के लिखिएगा, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली हैं संतोष जी, इन्हें संतोष यादव के नाम से भी जाना जाता है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं दिव्या सिंह, जो हाल ही में ही पहुंची हैं, शायद लास्ट वीक में ही ये घटना घटित हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दे दी है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मंजूरी कहाँ दी, असम में दी है, अरुणाचल प्रदेश में दी है, या कहाँ पे दी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया भैया। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है कि भैया कैबिनेट कलाई सेकंड का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया है हाल ही में, ठीक है, कहाँ किया गया है, तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश ही है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में यह कार्यक्रम किया गया है। ठीक है ना। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। कुल लागत लगभग 40,175 करोड़ रुपए आंकी गई है, और राज्य में को 12% मुफ्त बिजली यहाँ से मिलेगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कलाई सेकंड की जो परियोजना की क्षमता है वो है 1200 मेगावाट। ठीक है ना, कैपेसिटी है, ये बात ध्यान रखना। अंजाब जिला लोहित नदी पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया, कौन आयोजित, मतलब कौन मेजबानी कर रहा है, किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है, नवा हिंद महासागर सम्मेलन। इसकी कौन मेजबानी कर रहा था, इसकी मेजबानी कर रहा है मॉरिशस। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, मॉरिशस इसकी मेजबानी कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इस क्रम कौन सा है, ये नवा आयोजन किया जा रहा है। आयोजक कौन है, इंडिया फाउंडेशन इसके आयोजक हैं। ठीक है, मेजबान कौन कर रहा है, मॉरिशस कर रहा है। आयोजन तिथि 10 से 12 अप्रैल है, और थीम क्या है, इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व है। ये स्टार बना के आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। 8वां सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया था, पहला किया गया था सिंगापुर में किया गया था, और मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय यहाँ स्थित है। आपसे पूछा जाएगा विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो वो मॉरिशस में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।